कैद में बस ये कोई कह दे बहार आई है, फिर तो मैं हूं मेरी जंजीर है अंगड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 10 सालों में ऐसा पहली बार लग रहा है कि चुनाव कांग्रेस के इर्द गिर्द हो रहे हैं और बीजेपी साइड रोल निभा रही है। बीजेपी के नेताओं के बयान, स्टार प्रचारकों की लिस्ट, उम्मीदवारों की घोषणा और उसके साथ बगावत, इन सब को देखकर यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी किसी तरह साख बचाने की कोशिश में लगी हुई है और हार का एहसास उसे हो चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो जीत के आत्मविश्वास से भरी हुई चुनाव में उतर रही है। कांग्रेस समझ रही है कि उसे किस तरह मुद्दे उठाने हैं और कौन सी बातों की तरफ जनता का ध्यान खींचना है और कैसे बीजेपी को घेरना है। कहा जा सकता है कि बीजेपी हारी हुई बाजी को किसी तरह बचाने में लगी हुई है और इधर कांग्रेस पार्टी के पास हार का कोई डर नहीं है। दरअसल इस बार के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस अंदाज में बीजेपी को घेर रहे हैं, उसमें बीजेपी बुरी तरह उलझ चुकी है। आलम यह है कि राहुल और प्रियंका जिन सवालों को उठाते हैं, बीजेपी पहले उन्हीं की काट निकालने में जुट जाती है। यानी नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है और बीजेपी उस नैरेटिव को फॉलो कर रही है। तो इस तरह कांग्रेस चुनाव में लीड रोल में आ गई है और बीजेपी बन गई है साइड कैरेक्टर। मैं ये बात पिछले कुछ दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी के दौरों और बयानों के मद्देनजर कह रहा हूं। दोस्तों, आप जरा याद कीजिए कि आखिरी बार कब आपने मोदी जी को चुनावी मंच से भाषण देते हुए सुना है। वैसे कहने को आप कह सकते हैं कि मोदी जी तो संसद से लेकर लाल किले तक चुनावी भाषण ही देते हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के ऐलान के बाद से मोदी जी के चुनावी दौरे न के बराबर हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक तो प्रधानमंत्री का एक पैर एक चुनावी राज्य में होता था और दूसरा पैर दूसरे चुनावी राज्य में होता था। मोदी सुबह छत्तीसगढ़ में भाषण देते थे तो शाम को तेलंगाना में नजर आते थे। मोदी के धुआंधार दौरों और कांग्रेस पर हमलों के बावजूद न बीजेपी की भीतरी हालत में कोई सुधार आया और न ही बाहरी तौर पर वो मजबूत नजर आई। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की हार की भविष्यवाणियां होने लगी। मोदी इस बात को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि हार के बाद वो किस तरह निशाने पर आते हैं। कर्नाटक चुनाव में दूध के जले मोदी अब बाकी राज्यों की चुनावी छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं। मोदी का चेहरा जीत न दिला पाए तो इससे बुरी बात उनके लिए और बीजेपी के लिए क्या हो सकती है। शायद इसीलिए अब मोदी ने चुनावी दौरों पर ब्रेक लगा दिया है। कुछ दिनों पहले तक मोदी के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी को अब अमित शाह समेत दूसरे नेताओं पर भरोसा करना पड़ रहा है, निर्भर रहना पड़ रहा है। अब ये तो नतीजे बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के बाकी नेता भी अपना कोई असर छोड़ पाए या नहीं, लेकिन कांग्रेस का असर तो अभी से नजर आने लगा है। और आप साफ देख रहे हैं इन पांचों राज्यों में जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो चुनावी मैदान में लगे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को मात देने की तैयारी कर ली है। किस तरह चुनावों में बीजेपी के लिए हार की पिच कांग्रेस ने तैयार कर दी है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक सर्वे, जी हां, ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी को कांग्रेस से हारते हुए दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को जोर का झटका लगने जा रहा है? क्या सत्ताधारी पार्टी आगामी चुनाव में पिछड़ रही है? ये सवाल एक चुनावी सर्वे के आंकड़ों से उठ रहे हैं, जिसने बीजेपी को भी चौंका दिया है। जी न्यूज के इस ताजा सर्वे में बीजेपी को उसी मध्य प्रदेश में करारी शिकस्त मिलती दिख रही है जहां उसने छल कपट से सत्ता हथिया ली थी। सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। राज्य की कुल 230 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कई नेता पहले ही दावे कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस 130 सीटों से अधिक पर जीत हासिल करेगी और सर्वे भी यही बात कह रहा है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 132 से 146 सीटें आ सकती हैं, जबकि बीजेपी को 84 से 98 सीट मिलती दिख रही है और अन्य के खाते में भी 5 सीटें आने के आसार जताए गए हैं। इस बार वोटिंग परसेंट भी कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। कांग्रेस को 46% वोट परसेंट मिले हैं, वहीं सत्ताधारी बीजेपी 43% वोट परसेंट के साथ दूसरे नंबर पर है। निर्दलीय और अन्य को 11% वोट मिलता दिख रहा है। एक और खास बात यह है कि इस सर्वे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तगड़ा झटका मिलता दिख रहा है। सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर कांग्रेस 24 से 26 सीटें लेकर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि बीजेपी 34 में से
सिर्फ 8 से 10 सीटों पर सिमटती दिख रही है और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सिंधिया अपने कई विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए थे और कांग्रेस से दगाबाजी कर 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता इस दगाबाजी की सजा देने के मूड में दिख रही है। तो जनता जब अपने आप पर आ जाती है तो बड़े बड़े ताज गिर जाते हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को अभी शायद समझ ही नहीं पा रही है। उसे लगता है कि वो चाहे विधायक खरीदकर सरकार बनाए या झूठे वादे करके, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर अब जनता ही बीजेपी की बात बिगाड़ती हुई दिख रही है। जी न्यूज के सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया है कि जनता सबसे ज्यादा महंगाई से त्रस्त है। इस सर्वे के मुताबिक 25% लोग मानते हैं कि महंगाई इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। 24% लोगों ने बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा माना है। आप याद कीजिए कि कैसे मोदी सरकार ने 2014 में लोगों से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बड़े वादे किए थे, लेकिन अब जनता की नाराजगी बता रही है कि बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में और न राज्यों की सत्ता में अपने इस वादे को निभाया है। एक तरफ आम आदमी प्याज की बढ़ती कीमत से फिर घबराने लगा है और त्योहार के मौसम में खाने पीने के सामान से लेकर सब कुछ महंगा हो गया है, और वहीं दूसरी तरफ मोदी के दोस्त अडानी के कारोबार में, जो उनका कारोबारी समूह है, उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। अडानी 10 सालों में दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर इंसान तो बन ही चुके हैं, लेकिन अब खबर आई है कि भारत के जल मार्ग यानी कि पोर्ट पर भी अडानी ग्रुप का ही दबदबा है, जबकि सरकार को यहां घाटा हो रहा है। यानी बंदरगाहों को भी अब अडानी साहब ने अपने अंडर ले लिया है और मोदी जी की कृपा वहां बरस रही है। कांग्रेस ने शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के आधार पर ट्वीट किया कि आपको पता है, अडानी के बंदरगाहों की वजह से सरकारी बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है। देश में अडानी के 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं। अडानी के ये बंदरगाह पूरे देश की कुल माल ढुलाई का लगभग 24% हिस्सा कवर करते हैं। 2013 में ये हिस्सेदारी सिर्फ 90% थी। इसकी वजह से सरकारी बंदरगाहों से माल ढुलाई 4% घट गई। भारत के समुद्री तट के हर 500 किलोमीटर पर अडानी का एक बंदरगाह है। बंदरगाह में अडानी का ये अंधाधुंध विस्तार पिछले 10 साल में हुआ है। पीएम मोदी से दोस्ती का फायदा अडानी को ही मिला है। तो चुनाव के वक्त कांग्रेस का आंकड़ों के साथ ये ट्वीट बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से ये सवाल उठाते रहे हैं कि देश के सारे संसाधनों का हक मोदी अपने एक मित्र उद्योगपति को ही क्यों दे रहे हैं। आखिर अडानी ग्रुप पर मोदी किस तरह से मेहरबान हैं। राहुल गांधी संसद में अडानी से जुड़े सवाल कई बार उठा चुके हैं और अब चुनाव प्रचार में भी वो इसी मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ के फरसगांव की रैली में भी उन्होंने कहा कि देश में खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स अडानी जी को दिए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो कानून अडानी जी की मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के हाथ में है। जम्मू कश्मीर में भी सेब का पूरा व्यापार अडानी जी के पास है। वे जो भी करते हैं देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। केंद्र सरकार हर चीज अडानी को दे रही है। मोदी सरकार गांव वालों का पैसा भी अडानी की जेब में डाल रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी बताया था कि कैसे अडानी के कारण महंगी बिजली लोगों को मिल रही है। राहुल गांधी लोगों को यह समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि देश में महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, बशर्ते 2-3 उद्योगपतियों को कराए जा रहे मुनाफे पर रोक लगे। महंगी बिजली का असर उत्पादन पर पड़ता है और इस वजह से सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। वहीं खाद्यान्न महंगा होने का असर लोगों की थाली पर पड़ने लगा है। सरकारी खजाने का नुकसान करके किसी एक उद्योगपति को मुनाफा कराया जा रहा है तो इससे भी देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी तो नोटबंदी और जीएसटी के वक्त से महंगाई और बेरोजगारी के असर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन तब बीजेपी के दुष्प्रचार के कारण उनकी छवि जनता के बीच एक गंभीर नेता की नहीं बन पाई थी। मगर अब भारत जोड़ो यात्रा ने सारा खेल बदल कर रख दिया है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि उनके लिए भारत और भारत के लोग क्या मायने रखते हैं।
मोदी सरकार पर बेसिर पैर के आरोप लगाने की जगह राहुल गांधी ने हमेशा तथ्यों के साथ बात की है और अब राहुल की बात जनता के बीच भी सुनी जा रही है। राहुल देश के बदलते मूड को समझ रहे हैं, इसीलिए वो अब 5 राज्यों में जीत के दावे कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस जो गारंटियां दे रही है, जिन फैसलों को लेने की बात कह रही है, उन पर बीजेपी को भी मजबूरन बात करना पड़ रहा है। जातिगत जनगणना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, हर जगह राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही है। साथ ही यह भी बता दिया है कि कैसे बीजेपी ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के हक को मार रही है। राहुल गांधी के कारण अब बीजेपी को मजबूरन ओबीसी की बात करनी पड़ी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तेलंगाना के सूर्यापेट में प्रजा गर्जना सभा की, जिसमें अमित शाह ने कहा, बीजेपी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों पार्टियों की पारिवारिक पार्टियों के रूप में आलोचना की जाती है। केसीआर का लक्ष्य केटीआर को सीएम बनाना है और सोनिया गांधी के जीवन का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना है। इन दोनों दलों ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीजेपी जीतेगी तो पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अमित शाह ने जिस तरह ओबीसी सीएम बनाने की बात कही है, उससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी कांग्रेस के दबाव में पूरी तरह से आ चुकी है, क्योंकि अभी तक बीजेपी कमल को जिताने और कमल की सरकार बनाने की मांग जनता से करती थी, सीएम फेस पर कुछ नहीं कहती थी। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी को ऐसा ऐलान करने पर कांग्रेस ने मजबूर कर दिया और अमित शाह ने केसीआर और सोनिया गांधी को एक साथ निशाने पर लेने की जो कोशिश की, उसमें भी बीजेपी की हताशा नजर आई, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि केसीआर बीजेपी से मिले हुए हैं और बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी कितना भी बचाव क्यों न कर ले, वो पहले ही फेल हो चुकी है। तो जातिगत जनगणना ही नहीं बल्कि बीजेपी की सरकारी अधिकारियों से चुनाव प्रचार की मुहिम भी फेल हो गई है। दरअसल मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी 20 नवंबर से निकालने का फैसला लिया था और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर जिला रथ प्रहरी नामित करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को एक खत लिखा था। मोदी सरकार की इस प्रस्तावित रथ यात्रा पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जतलाई थी और यह मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में भी लाया गया कि कैसे बीजेपी आचार संहिता को तोड़ने की तैयारी कर रही है, उस आचार संहिता के उल्लंघन की तैयारी कर रही है। इस पर आयोग ने सरकार को प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा 5 दिसंबर तक उन चुनावी राज्यों में यानी 5 चुनावी राज्यों में नहीं निकालने को कहा है। इसके बाद सरकार ने भी कह दिया है कि चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। यानी यहां सरकार बैकफुट पर आ गई। चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने पर यात्रा शुरू की जाएगी और वहीं सूचना, शिक्षा और संचार वैन के लिए शब्द का उपयोग भी नहीं होगा, यानी कि रथ शब्द का उपयोग नहीं होगा। सरकार जिस तरह से इस बार झुकी हुई है, वो इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, सबूत है कि अगर सरकार की मनमानियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाए तो सारा खेल पलटा जा सकता है। किसान आंदोलन में किसानों ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, आप याद कीजिए, और अब कांग्रेस के आगे भी बीजेपी यहां झुकती हुई दिख रही है। खैर, शायर अमीर अता ने ठीक ही फरमाया है कि कौन हीरा है यहां और कौन है हीरा नुमा, कौन हीरा है यहां और कौन है हीरा नुमा, फर्क इतना सा बताकर जौहरी खतरे में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।